हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में 1 से 10 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। चलिए इसको ध्यान समझिएगा। एक स्थिर आवेश जो होता है क्या उत्पन्न करता है? जो एक स्थिर आवेश जो होता है प्लस में हो या माइनस में हो, वह केवल जो क्या होता है, वो अपने आसपास जो होता है वो केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका केवल विद्युतीय क्षेत्र। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी पर देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर केवल चुंबकीय क्षेत्र। आवेश जो है कभी भी केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। जब आवेश जो है गति करता है, जब कोई भी चार्ज जो होता है गति करता है, मोशन करता है, तो वो क्या करता है कि अपने आसपास तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, साथ साथ में विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जब भी आवेश उत्पन्न करेगा केवल या तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और नहीं तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है केवल क्या है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, जो कि केवल चुंबकीय क्षेत्र केवल चुंबक ही उत्पन्न कर सकता है। कोई भी मैग्नेट हो तो वही करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। चलिए सी में क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो ये स्थिर आवेश का बात कर रहा है। स्थिर आवेश यानी रुका हुआ आवेश। रुका हुआ आवेश हमेशा जो होगा केवल क्या करेगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे गतिशील आवेश रहता तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। चलिए डी में देखिएगा, कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो इसके चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। जो स्थिर आवेश जो होता है केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। चलिए 11 नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर आवेश दिया हुआ, आपको बताना है कि कौन सा जो आवेश है उसका अस्तित्व संभव नहीं है। इसका मतलब समझिए क्या है। आप आवेशों का क्वांटमीकरण पढ़ लिए थे, Q बराबर NE। क्या होता था, कोई भी आवेश कोई वस्तु पर जो आवेश संभव तभी होगा, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक के रूप में होगा। यानी कि जो मूल आवेश होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इसी के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। n के मान क्या, पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक करने का मतलब आपका इसी के 100 गुना हो, 1000 गुना हो, तभी वो वस्तु पर क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। तो आपको क्या करना है कि कोई भी जांच करने के लिए, ऑप्शन जांच करने के लिए आप सब ऑप्शन को क्या करिए, आप 1.6 से भाग दीजिए। 1.6 से अगर पूरा कट जाता है, पूर्णांक पूरा कट जाता है आपका, तो वो आपका अस्तित्व संभव है, नहीं तो संभव नहीं होगा। चलिए तो आपसे इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए पर विचार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 3.2 × 10⁻⁻19, यही ना है। इसमें आप भाग दीजिए 1.6 से। 1.6 से अगर पूरा कट जाएगा तो ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो इससे आपका ये कट जाएगा 2 मरतबे। ठीक है, तो ये पूरा पूर्णांक अंक आ गया जो कि संभव है। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो आपका होगा नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर बी पर देखिए। ऑप्शन नंबर बी में है कितना, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 6.4 × 10⁻⁻90 कूलम। इसमें भाग दीजिए कितना से, 1.6 से। आपका इससे ही कट जाएगा मरतबे, 4 मरतबे। ये भी आ गया क्या, पूर्णांक संख्या। तो ये भी संभव है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी पर देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में कितना, 2.4 × 10⁻⁻19 और बटा में इसे भाग दीजिए 1.6 से। देखिए 1.6 से ही पूरा नहीं कट पाएगा। ठीक है, 1.6 से 2.4 है वो पूरा नहीं कट पाएगा, पूर्णांक में नहीं कट पाएगा। तो पूर्णांक में नहीं कटने के कारण जो होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा, किसी भी वस्तु पर जो आवेश जो होगा, ये जो आवेश है वो संभव नहीं हो पाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है 1.6 × 10 के पावर कितना, -19। इसमें भाग दीजिएगा कितना से, 1.6 से। तो ई से इतना 1 मरतबा कटे, ये भी क्या है, पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ई पूर्णांक नहीं आ पाएगा, इसका जो कटेगा वो पूर्णांक नहीं आ पाएगा, दशमलव में आएगा, भिन्न में आएगा। तो इसलिए ई जो आवेश है, ऑप्शन नंबर सी वाला आवेश है, करने का मतलब कितना है, 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम जो है, ये किसी वस्तु पर आवेश संभव नहीं हो पाएगा। चलिए इसको समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है, मुक्त आकाश की प्रवैधुता ε0 होती है। कूलॉम लॉ जो आपको जो वीडियो में हुआ था उसमें बारीकी से समझाया गया था कि मुक्त आकाश ε0 के जब मान होता है, ε0 के जब मान होता है
8.85 गुने 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, चलिए तो ई हो गया। तो ये भी हो सकता है, नहीं तो लगभग में क्या 9 गुने 10⁻⁻12 ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए जो भी है उसको टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है 9 गुने 10⁻9 जो कि गलत हो जाएगा। ये तो हमको 1/4πε का मान है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, ये तो ये क्या कहता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है आपका क्या 8.85 गुने 10⁻12, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका इसका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं है, तो ये तो ऐसे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन कर लिए। 14 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है सामान्य अवस्था में। देखिए एक वस्तु पर कितना है 1 कूलम आवेश है, उस पर जो है कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग निकाल के देखते हैं कि कितना आता है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए। किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है तो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये हमको निकालना है। देखिए किसी वस्तु पर क्या बोला है, एक वस्तु पर 1 कूलम आवेश है, यानी कि क्यू कितना है, एक क्यू है आपका 1 कूलम। चलिए आगे बोला है उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था में, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या है यानी कि n पूछा है। ई को आपको मान मालूम होता है, मूल आवेश होता है, तो मूल आवेश कितना होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए ये तो आपको मालूम है। आवेशों का क्वांटमीकरण से सूत्र आता है वो Q बराबर क्या NE। तो यहाँ पर Q का मान भर दीजिए, E का मान भर दीजिए, N का मान इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकल जाएगा। तो Q का मान कितना है, Q का मान आपका है 1 कूलम, तो 1 कूलम बराबर N E का मान कितना 1.6 गुने 10 के पावर कितना -19 कूलम। इधर गुना में तो कौन से में चल रहा है, बटा में चल रहा है, तो क्या लिख सकते हैं आप 1 कूलम बराबर N। 1 कूलम इधर जो है गुना में, इधर बटा में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम बराबर कितने बच जाएगा N का मान बच जाएगा। कूलम से कूलम कट जाएगा। अब देखिए N बराबर क्या आएगा, N बराबर क्या आ जाएगा। अब देखिए 10 के पावर -19 से नीचे आ जाए माइनस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि आप लिख सकते हैं 1/1.6 गुने 10 के पावर +19 लिख सकते हैं। नीचे माइनस में पावर है तो ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है। अब आप एक में जो दीजिएगा, क्या एक में दीजिएगा 1.6 से भाग, तो आपका आएगा 0.625 गुने 10 के पावर कितना 19। ठीक है, इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख सकते हैं जब एक दशमलव को आप एक अंक घसकाइएगा तो इसमें से पावर 1 घट जाएगा, तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 6.25 गुने 10 के पावर कितना 18। ठीक है, तो कोई भी वस्तु पर अगर 1 कूलम आवेश उत्पन्न किए हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था से कितना हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर में। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 6.25 गुने 10 के पावर -18 अधिक, यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है 6.25 गुने 10 के पावर 18 कम है, तो कम लिख दिया है तो ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पर क्या ऋण आवेश इतना है, तो ऋण आवेश है तो बढ़ेगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी में है 1.6 गुने 10 के पावर -19 से अधिक, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है आपका 6.25 गुने 10 के पावर 18 अधिक, ऋण आवेशित है तो अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। देखिए विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कौन सा नियम से दिया जाता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो कूलम के नियम से जो लगता है, दो आवेशों के बीच बल जो लगता है, हम लोग कौन सा नियम से ज्ञात करते हैं, क्या कूलम के नियम से, जो कि F बराबर क्या था सूत्र, F बराबर सूत्र आता था 1/4πε0 गुने Q1 Q2 बटे में R²। तो ये तो आप लोगों को भी पता होगा। तो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में फैराडे के नियम से, तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कूलम के नियम से, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी में है लाप्लास के नियम से, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है आपका क्या गॉस के नियम से, तो ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग ये फर्स्ट क्रैश कोर्स का जो फर्स्ट वीडियो जो स्टार्ट हुआ था उसी में आपको हम लोग बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज जो होता है बराबर ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में सामान्यतः माइनस में दिखाया जाता है और प्रोटॉन में सामान्यतः प्लस में दिखाया जाता है। तो आप इसको क्या 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। आप प्रोटॉन पर होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। अगर ऑप्शन में ना हो प्लस माइनस तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों का बराबर होता है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और ऑप्शन ए में है 2 × 10⁻−21, जो कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है 1.6 × 10⁻−19, किसी में माइनस नहीं है, किसी में भी माइनस नहीं है, तो हमको उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ही सही हो जाता है। क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻−19, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। ऑप्शन नंबर सी में है 10⁻9 है, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है 9 × 10⁻31 कूलम, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगर कहीं माइनस वाला मिल जाता ऑप्शन में तो माइनस वाला ही हम लोग मारते हैं, लेकिन माइनस तो किसी में है नहीं तो हम लोग माइनस वाला नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले का क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। ध्यान से देखिएगा, एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग ये क्रैश कोर्स में भी कर चुके हैं क्वेश्चन। हम लोग जिसमें एसआई यूनिट डायमेंशन वाला जो सीरीज चला था उसमें हम लोग इस वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आपको एसआई यूनिट निकालने नहीं आता है तो आप क्या कीजिए कि जो एसआई यूनिट यानी कि यूनिट डायमेंशन वाला जो सीरीज चला है उसमें जाकर आप यूनिट डायमेंशन निकालना सीख लीजिए। बहुत ही अच्छा से समझाया गया है, आपको आसानी से निकालना आ जाएगा। चलिए इसमें क्या पूछा है, एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो कोई भी चीज़ का अगर मात्रक और विमान निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, हमको उसका सूत्र चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट का जो सूत्र होता है, एप्सिलॉन नॉट का सूत्र क्या होता है 1/4πf × Q1 × Q2/r²। चलिए इसमें क्या क्या है, 1/4π जो है 1/4π अंक होता है, इसका कोई भी मात्रक और विमा नहीं होता है, तो इससे हमको मतलब नहीं है। F जो है बल है, ठीक है। Q1 क्या है, आवेश है। Q2 क्या है, आवेश है। R क्या है, दूरी है। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, देख लीजिए। इसका जो हो जाएगा SI यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर जो है आवेश Q1 है, इसको कौन सी में नापते हैं, आवेश का जो होता है मात्रक, यानी कि इसको मापा क्या चीज़ में जाता है, कूलम में मापा जाता है या एम्पियर सेकेंड में मापा जाता है। तो हम लोग कूलम रखते हैं, तो आवेश 1 के लिए भी कूलम, आवेश 2 को भी कौन सी में नापा जाएगा, उसको भी कूलम में नापा जाएगा, तो इसका भी कूलम। और बटा में देखिए ये जो बल है F जो है बल है, बल को कौन से में नापते हैं, या तो kg/s² में, नहीं तो न्यूटन में। तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन रखेंगे। चलिए न्यूटन और गुने ई क्या है r², ई तो है दूरी, तो दूरी को हम लोग नापते हैं मीटर में। तो यहाँ पे मीटर, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर। चलिए इसको सही से लिख लीजिए। तो ऊपर क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर और बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर का कूलम स्क्वायर n के पावर -1। देखिए अभी कुछ नहीं, नीचे तो पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ई m के पावर +2 है तो ऊपर जाएगा तो -2, तो m के पावर -2। तो देखिए आपको ऑप्शन में इसी तरह से मिल जाएगा, नहीं तो सीरियल नंबर इधर उधर भी मिल जाएगा, लेकिन पावर सबका सेम इसी तरह से होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर में 1A में ऑप्शन नंबर में है न्यूटन पर मीटर, जो कि गलत हो जाएगा, ये तो मिलता जुलता है नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पकड़ा गया, यही ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर आपका होगा। ऑप्शन नंबर सी में कूलम के पावर -2 तो सही है, न्यूटन के पावर क्या है -1 है, और मीटर के पावर क्या है प्लस में 2 कर दिया, जो कि गलती हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी कूलम पर वोल्ट, ये तो विभव का है, ये तो ऐसी गलती हो गया। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है आपका 1 कूलम आवेश बराबर ... ESU स्टेट कूलम। तो आपको ये क्रैश कोर्स का फर्स्ट जो पार्ट था उसी में आपको ये वाला जो क्वेश्चन था आपको बताया गया था कि स्टेट कूलम जो होता है क्या होता है, आवेश का CGS यूनिट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक कूलम बराबर जो होता है, 1 कूलम बराबर जो होता है वो 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है, ESU, ठीक है, स्टेट कूलम। तो इस मान को आपको याद रखना है हमेशा। चलिए ये तो याद करने वाला चीज़ है। तो देखिए ऑप्शन में 1 कूलम बराबर कितना होता है
तो ऑप्शन नंबर ए में है 3 × 10 के पावर 9, जो कि आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही आपका ये मान दिया हुआ है, ये मान को याद रखिएगा। चलिए, और बी में है 9 × 10 के पावर 9, जो कि गलत हो जाएगा। 3 × 10 के पावर 9 होता है। ऑप्शन नंबर डी सी में तो ई तो एप्सिलॉन का मान दिया है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़िएगा। किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच बल F है। मान लेते हैं कि 2 आवेश है, जिसके 2 आवेश है जिसके बीच जो कण दूरी है कितना है, दूरी मान लेते हैं R है, और इसके बीच लगने वाला बल कितना है, F है। चलिए अब क्या बोला है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। देखिए अभी R दूरी पर है, हम लोग मान लिए, तो इसमें बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो जब इसको आधी कर देंगे दूरी, तो बल कितना लगेगा उस पर हमको बात करना है। तो पहले ये R दूरी पर है, आवेश कितना है, मान लेते हैं Q1 है, ये आवेश कितना है, Q2 है। तो इसके बीच अभी जो बल F लग रहा है उसका मान क्या होगा, अभी इसका मान क्या होगा, F बराबर जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 × Q2 बटा में R²। कूलॉम के नियम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बीच जो F का बड़ा जो मान आएगा, क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बटा R²। अब क्या बोला है कि इसके बीच की दूरी को आधी कर दिया गया है, आधी कर दिया गया है, तो कहने का मतलब है कि कुछ निकट आ जाएगा, आधा निकट आ जाएगा, तो आवेश तो वही रहेगा Q1, ठीक है। आधी कर दीजिएगा तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसका क्या होगा, आधा आ जाएगा Q2। चलिए इसका बीच जो दूरी चेंज हुआ है तो बल भी अब चेंज हो जाएगा, तब मान लेते हैं कि अब कितना F' बल लग रहा है। अब पहले दूरी था कितना R, इसको क्या कर दिए, आधा, तो आधा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका दूरी कितना हो जाएगा। अगर मानते हैं कि वो R' से सूचित करते हैं तो R' का मान क्या आएगा, R' का मान क्या आएगा, पहले था R, अब हो गया आधा, तो आधा करने का मतलब 2 से भाग देना होता है, तो आप लिख सकते हैं R/2, ठीक है। तो अब दूरी कितना हो गया दोनों के बीच की दूरी, अब दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, R/2 पहले से आधा, ठीक है। चलिए अब इसके बीच लगने वाला F' का क्या सूत्र आ जाएगा, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो F' बराबर, ठीक है, कूलॉम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 वही है, Q2 वही है, अब बटा में R² करने का मतलब है कि दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी हम लोग R' ना माने हैं, तो R' का स्क्वायर। चलिए R' का स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, R' का मान क्या आ जाएगा, पहले का R था उसका आधा यानी कि R/2, तो R' के जगह पर आप कितना मान भर सकते हैं, R' के जगह पर R/2 रख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे F' का मान क्या निकल के आएगा, देखिएगा F' का मान हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 × Q2 बटा में R' के जगह पर कितना रखना है हमको, R' के जगह पर R/2 रखना है, क्योंकि आधा कर दिया गया है, तो R/2 का स्क्वायर। चलिए तो अब इसको आगे मान बढ़ाते हैं, आगे क्या हो जाएगा, अगर F' का मान निकाले तो F' का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 अब बटा में ई जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, R² भी हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो कितना हो जाएगा R² अब बटा में कितना 2 का स्क्वायर 4। ई इस तरह से घूमेगा तो 4 इसके साथ चले आएगा, तो आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, F' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 × Q2 बटा में R²। अब जो 4 जो है उछल के किसके साथ चल जाएगा, इसके साथ 4, इस 4 को आप इधर भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा F' बराबर 4 गुने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बटे में R²। ध्यान से देखिए ई वाला जो मान है समीकरण 1 में है कि नहीं, समीकरण 1 में ये जो मान है समीकरण 1 में पहले का बल कितना था, यही ना था F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। तो इस जगह पर आप क्या रख सकते हैं, इस जगह पर आप तो F रख सकते हैं, तो F रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा F' जो आएगा 4 तो है और गुने में क्या F। करने का मतलब क्या हुआ कि जब 2 आवेशों के बीच की दूरी क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो उसके बीच
लगने वाला जो बल होगा वो बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन कितना बढ़ेगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। पहले जो F लग रहा था अब कितना लगने लगेगा, अब 4 गुना बल लगेगा। बात समझना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अभी इसके बीच दूरी r है, लग रहा है बल कितना लग रहा है, बल 10 न्यूटन, ठीक है। तो जब इसके बीच की दूरी को आधी करेंगे ना, तब बल कितना लगने लगेगा, 4 गुना। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर बल कितना लगने लगेगा, F डैश का मान कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ही है क्या, 4F, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है 2F, गलत हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी कब सही होता, जब यहीं पर बोल दे कि दो आवेशों के बीच की दूरी अभी r है, ठीक है। इसके दूरी को क्या कर देगा, दुगुना कर देंगे, तो बल कितना गुना हो जाएगा, बल 1/4 गुना हो जाएगा। तो ई कब होता, जब दूरी को आधी ना करके दुगुना कर देते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, क्या 4F। ऑप्शन नंबर डी में है 1/2F, जो कि ये तो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। धातु के बने गोले A को धन आवेश दिया गया तथा गोले A के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले B को उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले A को दिया गया था। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो गोला है, गोला A और गोला B, जिसको धनावेश और ऋणावेश दिया गया है। तो उसी पर आपको जो है कथन दिया है 4 को, तो उस पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए बोला गया है कि धातु का गोले A, पहले गोला A बना लेते हैं। ये क्या है, गोला A है, चलिए, और गोला B है, ठीक है। दोनों लगभग बराबर बताया गया है। गोले A को धनावेश दिया गया, धनावेश दिया गया है, इसका अर्थ क्या हुआ कि इस पर से इलेक्ट्रॉन जो है निकाला गया है, ठीक है। धन आवेशित करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है। इस पर से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, तो हम लोग माइनस लिख देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पर से घटा है, ठीक है। चलिए, और A के बराबर द्रव्यमान के जो गोला B है उसका परिमाण, उसके ही ऋण आवेश दिया गया है, ठीक है। तो इस पर ऋण आवेश देने का अर्थ क्या हुआ, इस पर ऋण आवेश देने का अर्थ हुआ ये हुआ कि इस पर इलेक्ट्रॉन के जो मान है वो बढ़ा है पहले से, ठीक है। चलिए ये बात हो गया। आगे देखिए, अब गोले A पर दिया गया है। अब ऑप्शन नंबर पढ़िए ध्यान से। बोला गया है कि A, ऑप्शन नंबर ए में है, गोले A और B का द्रव्यमान अब भी बराबर ही रहेंगे। जब इस पर से इसको गोला A को धनावेशित किया गया है, तो इस पर तो इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका द्रव्यमान तो घटेगा ही, तो ये तो द्रव्यमान घटेगा, इसका द्रव्यमान तो घटेगा। चलिए, ई जो है ई जो है क्या किया गया है, इसको ऋणावेशित किया गया है गोला B को, तो इस पर क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो इसी जो है कि गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी पर विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। गोले ए को क्या किया गया है, धनावेशित न किया गया है, तो धनावेशित करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना था, तो द्रव्यमान घटेगा इसका, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान तो घटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा कि बोल रहा है कि ऑप्शन ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, इसे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी पर विचार कीजिए, गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, ये भी जो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या, सी में क्या बोल रहा है कि बी का द्रव्यमान घट जाएगा, तो इसको ऋणावेशित करने का अर्थ है कि इस पर इलेक्ट्रॉन आया है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा, देखिए गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जो कि गोले बी का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कूलॉम बल है। देखिए कूलॉम बल है ऑप्शन नंबर ए में, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है केंद्रीय बल। केंद्रीय बल कहने का मतलब है कि जब दो आवेश रहता है तो उसके पास केंद्र के साथ साथ भी उसमें केंद्र पर भी बल लगता है और उसके आवेश में भी, उस आवेश के कारण भी बल लगता है, और दोनों के बीच तक केंद्र के साथ साथ तो बल लगता ही है और उसके आवेश के कारण भी उस पर क्या लगता है, बल लगता है। तो कूलॉम बल हमेशा याद रखिए, कूलॉम बल केंद्रीय बल भी होता है, ठीक है, और विद्युतीय बल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्या, केंद्रीय बल, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या, विद्युतीय बल, हाँ विद्युतीय बल भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। चलिए तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, कूलॉम बल जो होता है केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है। चलिए तो आज हम लोग क्या किए, हम लोग 10 से लेकर
जितने भी 21 तक जो भी क्वेश्चन था हम लोग इसको पूरा किए। इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2022 के एग्ज़ाम के व्यू से वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा और इस ऑब्जेक्टिव को आपको एकदम पूरा से निम्न से रिवीजन करके याद कर लेना है। ठीक है, याद करना कम और समझना ज़्यादा होता है, तो आप लोग निम्न से समझ लीजिएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो बार बार देख कर इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले वीडियो में फिर जो फर्स्ट जो चैप्टर था उसको हम 3 भाग में बांटे थे, तो 3 भाग में बांटे थे, हमारा भाग 1 जो हो गया क्लियर हो गया। सेकेंड भाग को हमको स्टार्ट करना है, जो कि क्या था, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।